दोस्तों कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक डी फ्री डिश सप्लाई रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। अगर आप इस फील्ड पर नए हैं, सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप ओल्ड टेक्नीशियन हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि इस सप्लाई को रिपेयर करना आप में से सभी लोगों को आता होगा। अब जो लोग सीख रहे हैं वो लोग वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये डी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई है। अच्छा, मेरे पास एक सेट टॉप बॉक्स आया हुआ था। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, सभी में नई सप्लाई डाल देता हूँ, रिपेयरिंग नहीं करता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे, पहले तो मैंने रिपेयरिंग बहुत सिखाई आपको। तो आज सप्लाई अपने पास नहीं थी, इसकी वजह से मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इसमें फॉल्ट क्या है वो जरा मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे ये दिख रहा है। तो इसमें ये आईसी खराब है, ये कैपेसिटर फूला हुआ है। तो कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिसमें फॉल्ट दिखाई नहीं देते, जैसे आपका वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनना, या वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनना, या फिर वोल्टेज बिल्कुल ना बनना। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। पहले थोड़ा आपको है ना, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इससे रिलेटेड। वोल्टेज बनना ना बनना या ज़्यादा बनना, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ जो आती है, कहाँ से आती है। अगर आपकी सप्लाई में, अच्छा यहाँ पर देखें तो आपको अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होंगी, जैसे 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट। अच्छा, इसमें दोनों तरफ को 3.3 वोल्ट ही मिलता है, क्योंकि एक तरफ एक जेनर डायोड लगा के इसको क्या ना वोल्टेज को फिक्स कर दिया इनने। और यहाँ पर ये पॉइंट दोनों एक ही है। भले यहाँ पर देखें, दोनों ये पॉइंट्स एक ही है। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेजेज हैं, हमारे कार्ड को जरूरत पड़ती है अलग अलग वोल्टेज की। जैसे 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है ऑडियो सेक्शन और एलएनबी सेक्शन के लिए, और 24 वोल्ट की जरूरत भी एलएनबी सेक्शन के लिए पड़ती है, और 3.3 वोल्ट की स्टैंड बाई के लिए, ऑन के लिए, सभी आईसीज को ऑन करवाने के लिए की जरूरत पड़ती है। 5 वोल्ट की जरूरत कार्ड को नहीं होती। अब ये वोल्टेजेस अगर नहीं बनी तो कार्ड पे प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, जिसकी वजह से नो सिग्नल, वीक सिग्नल या फिर डेड की समस्या आएगी। अब ये वोल्टेज, हर वोल्टेज के लिए एक कैपेसिटर जरूर दिया होता है वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। कोई वोल्टेज में अगर कमी आती है तो उससे रिलेटेड कैपेसिटर और डायोड को देखना होता है। अब जैसे ये 3.3 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन रही है, इसके ट्रैक को हम देखेंगे तो कहाँ से आ रहा है ये ट्रैक, ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद ये ट्रैक यहाँ पे जा रहा है, और इस जगह पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए इस जगह पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर 3.3 वोल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेंज करके देखना होता है। और आगे एक और कैपेसिटर में भी यहाँ पर लगा हुआ है। एक ये तो कैपेसिटर है ही 3.3 वोल्ट के पॉइंट में, और एक यहाँ पर इधर पे भी कैपेसिटर है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है, जो कि लगभग 1000 माइक्रोफेरेड का 10 वोल्ट का है। सॉरी, माइक्रोफेरेड, ज़्यादा माइक्रोफेरेड का यहाँ पर है। और जैसे वोल्टेज अगर 3.3 वोल्ट कम बनती है तो इस कैपेसिटर को हमने एक बार चेंज करके देखना होता है। अगर कैपेसिटर चेंज करके भी इस सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उस लाइन पे एक डायोड मिलती है हमें देखने को, पॉजिटिव पे। कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट यही वाला है, तो यहीं पर एक, ये देखिए ये डायोड मिलती है। इसको हमने चेंज करना होता है, या फिर इसकी यहाँ पर पॉइंट वगैरह देखने होते हैं। तो वोल्टेज कम बनती है या फिर बिल्कुल नहीं बनती है, अदर में बन रही, इन पे नहीं बन रही, तो इन कैपेसिटर और डायोड को चेंज करके देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये तो मैंने 3.3 बता दिया, अदर सभी वोल्टेज का भी यही फंडा है। अब अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बन रही है और सभी में आपका वोल्टेज बन रही है और किसी एक में ज़्यादा बन रही है, तो यहाँ पर जो इस ट्रांसफॉर्मर के इधर को जितने भी ये सेक्शन दिख रहा है, ये सेकेंडरी सेक्शन होता है अपना, ये प्राइमरी सेक्शन होता है। इससे अपना वोल्टेज जाती है और यहाँ पर रेक्टिफाई होके डीसी बनने के बाद आईसी को जाएगी। आईसी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी और ट्रांसफॉर्मर को देगी। ट्रांसफॉर्मर उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आउटपुट में दे देगा, अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर ये बना के दे देगा। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। अब ज़्यादा वोल्टेज बनने का जो कारण ज़्यादातर होता है, एक तो अपना ये यहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मर के इधर का जो सेकेंडरी सेक्शन है, इस पर कोई अगर डायोड या कैपेसिटर शॉर्ट हो तो आपका जो वोल्टेज है वो कहीं ज़्यादा बनने लगेगा, नंबर 1 कारण। नंबर 2, आपकी अगर आईसी है, आईसी मेन आईसी अगर वही ख़राब होगी तो भी वोल्टेज आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। एक तो आईसी पूरी तरीके से शॉर्ट हो जाती है, एक आईसी इंटरनली कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से
आईसी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो वो ट्रांसफार्मर को सिग्नल तो देगी, लेकिन वो सिग्नल गलत तरीके से रहेगा, मतलब गलत सिग्नल रहेगा, और ट्रांसफार्मर उस सिग्नल की सही तरीके से पहचान ना करके उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको आउटपुट तो करवाएगा, लेकिन वो आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वोल्टेज में अंतर आ जाएगा। तो ऐसी चेंज करने से भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। काफी बार ऐसा देखा है कि सारी वोल्टेज हमारी आउटपुट में बहुत कम बन रही होती हैं, सभी कैपेसिटर और अपने डायोड चेंज करके देख लिया है। तो सबसे पहले ये ना करके आप मेन कैपेसिटर को चेंज कर लेना। ये मेन जो कैपेसिटर है आपका, जो आपके प्राइमरी सेक्शन में रेक्टिफायर पे लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए, इस कैपेसिटर में इस कैपेसिटर को इस ये कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी क्या होता है, प्रॉपर फिल्टरेशन न होने की वजह से वोल्टेजेस आपकी कम होती है। अब यहाँ पर काफी बार क्या होता है कि आपकी सप्लाई में आईसी बिल्कुल ठीक दिख रही होती है, लेकिन आपका जो फ्यूज है वो उड़ जाता है। आप लगाते हो फिर उड़ जाता है, लगाते हो फिर उड़ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग देखने को मिलती है। ये शॉर्टिंग आने का जो कारण होता है, या तो आपकी इन चारों में से कोई दो डायोड खराब है, शॉर्ट है पूरी तरीके से, या फिर जो आईसी है वो देखने पर तो सही दिख रही है लेकिन इंटरनली वो शॉर्ट हो चुकी है। अगर वो शॉर्ट हो चुकी है तो उसको चेंज करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि आपको क्या करना है, सबसे पहले डायोड, अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले डायोड देखनी है, डायोड की कंडीशन क्या है। डायोड मोड में अपने डायोड चेक करनी है सभी की सभी। कोई डायोड यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए, एक तरफ से जो डायोड वैल्यू आती है 600, 650, 550 इस तरीके की वो आनी चाहिए। फिलहाल इसमें डायोड ठीक है। और इसमें क्या होता है, काफ़ी बार जब आईसी शॉर्ट होती है, डायोड अगर सही है, एक एक करके निकाल के देख लिए, तो कैपेसिटर के इधर पे ये मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में आपके कंटिन्यूटी देने लगता है। इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी क्योंकि आईसी पूरी तरीके से फट के इसके जो इंटरनल है ओपन हो चुकी है। अगर ये शॉर्ट रहती, फटती नहीं, तो कैपेसिटर के मेन पॉइंट्स पे वो बीप करके दिखाता। कैपेसिटर पे सबसे पहले क्या है ना, फ्यूज उड़ा हुआ है तो पहले कैपेसिटर के मेन पॉइंट्स पे ही देख लो कंटिन्यूटी मोड में कि कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है। सबसे पहले कैपेसिटर निकाल के चेक करो, क्योंकि कैपेसिटर भी काफ़ी बार शॉर्ट हो सकता है। उसके बाद आप डायोड चेक कर सकते हैं, डायोड की एक लेग ऊपर उठा के चेक कर सकते हैं। डायोड अगर सही है फिर भी शॉर्टिंग इसमें बनी है तो आपको आईसी ही उठा के अलग करके देख लेनी है। तो इस कंडीशन में आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने सभी प्रकार का जो फॉल्ट है वो यहाँ पर समझा दिया है। अब मैं इस आईसी को बाहर निकालता हूँ, इसकी जगह पे कौन सी आईसी लगनी, क्योंकि इसका नंबर तो मिट गया है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पहचान आपको करनी है। तो सबसे पहले मैं आईसी को यहाँ से निकाल लेता हूँ। चलिए सारी प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो यहाँ पर मैंने आईसी को डिशोल्डरिंग कर लिया है, यानी कि बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो आईसी फटी है, ये जो सप्लाई है, अब देखें ध्यान से, ये जो सप्लाई है इसमें AP 8022 नंबर की आईसी को लगाया जाता है। अब इसके जस्ट पीछे देख लो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं इसके आईसी की पोजीशन कुछ इस तरीके की है। आईसी का जो कट है वो इस तरीके का आएगा, और ये वाली फिर आपकी फर्स्ट नंबर की होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8, 5 6 7 8 जो पॉइंट है पीछे देखिए आपस में कनेक्टेड है। अगर 5 6 7 8 पिन आपस में कनेक्टेड हैं, समझ लीजिए आपकी आईसी यहाँ पर AP 8022 कन्फर्म लगनी है। आजकल सप्लाई में अलग नंबर की आईसी आती है, लेकिन इसमें AP 8022 लगा सकते हैं, या इसमें एक आधी और आती हैं, उनका नंबर फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कॉमन जो AP 8022 में लगती है। और साथ ही एक और दो नंबर की पिन भी आपस में ये कनेक्ट हैं। देखिए इसमें एक और दो नंबर की पिन के पॉइंट भी कनेक्ट हैं, साथ में 5 6 7 8 भी आपस में कनेक्टेड है। और ऐसी जो एक सप्लाई और आती है जिसमें वाइपर 22 से लगती है, जो दूसरी सप्लाई होती है उसका जो वो होता है पिन आउट अलग होता है। तो ये देखिए वाइपर 12 इसमें ये नहीं लगेगी, बल्कि AP 8022 वाली ये वाली लगेगी। देखिए AP 8022 नंबर की इसमें लगनी है। तो इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लग चुका है। अभी हमें एक और काम करना है, कैपेसिटर चेंज कर लेना है। तो उस पर ये कैपेसिटर का फूला हुआ है तो उसको चेंज जरूर करना है। ये कैपेसिटर अपना है 400 वोल्ट 22 माइक्रोफेरेड का।
400 वोल्ट अपने पास 10 माइक्रोफेट का, ये कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम करता ही है इस पे, 10 का भी चलेगा। प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस लगा के कैपेसिटर को भी अपन इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे सही तरीके से। तो इतना काम हो गया। अभी एक काम लास्ट बचा हुआ है, वो है फ्यूज को इसमें लगाने का। इसमें जो फ्यूज है वो तो उड़ा हुआ है, ये देखो। तो ये वाला फ्यूज इसमें लगाएंगे, नया वाला। चलिए एक बार ये आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। आउटपुट चेक करने से पहले एक काम जरूर कर लेना, इसको सीरीज में चेक कर लेना एक सेकंड के लिए, क्योंकि सीरीज में चेक करने से पता चल जाएगा ये वर्किंग में है या फिर नहीं। कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है सीरीज में। अब इसको एक बारी हम देखते हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज इसके अंदर स्टोर हुआ ही होगा, तो देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये वोल्टेज आउटपुट दे रहा है कि नहीं। आउटपुट कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये कैपेसिटर पे आ रहा है कि नहीं, चार्ज हो रहा है कि नहीं। या तो इस पे जो आईसी लगी हुई है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है सही तरीके से, है ना, या तो कुछ और फॉल्ट है इस पे। ये देखो आउटपुट में तो कुछ दिखाई नहीं रहा है वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज पे नहीं आ रही है, अभी भी आउटपुट इसमें प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, अभी काम करना है तो प्रॉपर तरीके से। तो कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर लेते हैं, मेन कैपेसिटर को। यहाँ पर देखते हैं सभी डायोड्स को, कोई शॉर्ट तो नहीं है। एक सेकेंड, शॉर्ट नहीं है। एक तरफ से कुछ देर एक कैपेसिटर लगा रहता है ना, इसके साथ में वो चार्ज होता है, जिसकी वजह से दिखाता है कुछ देर, फिर वो देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो सब कुछ होके दिखा रहा है, ये डायोड भी ठीक दिखा रहा है। प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं से, लेकिन कहाँ से है ये कॉइल चेक कर लेते हैं। ये कॉइल की भी कंडीशन एक बारी पता चल जाएगी अपने को। कॉइल भी ठीक दिखा रहा है। अभी अपने को जो डाउट सारा जा रहा है वो आईसी पे जा रहा है। इससे पहले हम ट्रांसफॉर्मर भी चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर भी ठीक है। इस आईसी को हम चेंज कर ही लेते हैं, यानी कि दूसरी आईसी इसमें लगाते हैं। तो एपीएससी 22 इसके लिए कंपेटेबल आईसी नहीं है, दूसरी इसमें लगनी है। तो यहाँ पर इस आईसी को डालिए। अभी दूसरी आईसी अपने पास है, ये AP8022H करके एक है। अभी इसमें हम 5 6 7 8 लैग को देखते ही, ये अपने पास है ना, पड़ी हुई थी, शायद ठीक ही होगी, किसी न किसी बोर्ड से निकाल के हमने रखी हुई थी इसको। तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 6 7 तो इसमें कनेक्टेड है, 8वीं नहीं है इसमें कनेक्टेड। मेरे ख्याल से 8वीं कनेक्टेड नहीं भी हो सकती है। बाकी इन दोनों को चेक कर लेते एक बारी। हाँ ठीक है, अदर में कोई ऐसा कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो 5 6 7 आपस में कनेक्टेड है, तो इतना कंफर्म हो गया। 8वीं कनेक्टेड नहीं होती है, 8वीं इसमें आईसी का इंटरनली कोई पार्ट इसमें अटैच नहीं होता है, सिर्फ ये सपोर्ट के लिए 8वीं लैग दी गई है। हो सकता है काम कर जाए। तो आपने देखा कभी कभी क्या होता है ना, सही आईसी नहीं लगने की वजह से भी हमारा सर्किट डेड हो जाता है। अब अभी देख लेते कंफर्म क्या कंडीशन बनती है अपने सर्किट पे, आउटपुट देता है कि नहीं। फर्स्ट दूसरी लैग ये तो आपस में कनेक्टेड है ही, ठीक है। तीसरी चौथी सेपरेट है, बाकी 5 6 7 8 ये कनेक्टेड आपस में रहती भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हल्का सा आईसी गर्म है क्योंकि हमने सोल्डरिंग वर्क किया, तो आईसी को ठंडा करना पड़ेगा।
चलिए इसी थोड़ा ठंडी हो गई है, अभी चेक करते हैं। ठीक है, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। आउटपुट में देख लेते हैं एक बारी, कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं। वोल्टेज स्टोर तो नहीं हुई अभी तक। हाँ हाँ, स्टोर हुई है, देखिए इस पे 22 वोल्ट वाले में स्टोर हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट अब आएगा। लगा दिया मैंने, अभी चेक करते हैं इसको। 3.3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं इधर पे। एक सेकेंड, चलिए सिर्फ 2.8 वोल्ट बन रही है इधर पे, बाकी कोई भी वोल्टेज इसमें नहीं दिखा रहा है। इसको निकाल लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर और लग रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। अभी इस ऑप्टो कपलर के फर्स्ट और सेकेंड लेग को चेक करना है। इसमें कोई, देखिए ठीक है, वैल्यू ठीक आ रही है इस पे। इस पे चेक करनी है। 2.7 इसमें दिखा रहा है। तो ऑप्टो कपलर पे थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। इसमें जो वैल्यू दिखा रहा है इतना नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। एडजस्टेबल जेनर से बोलते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्टो कपलर को हम बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं दो लेग इसकी, जिसमें मुझे डाउट आ रहा है। जिसमें दोनों तरफ से वैल्यू ये दिखा रहा है। अभी ऑप्टो कपलर को चेक करते हैं अपन। इसकी दो लेग अब बाहर निकाल दिए जिसमें सेम वैल्यू आ रही थी। नो, ये बिल्कुल ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है वो अभी भी आईसी का ही प्रॉब्लम है। अभी भी जो आईसी लगी हुई है ना, वो उसमें परफेक्ट मैच नहीं कर रही है। चलिए अब बनाकर ही इसको जाएंगे आज हम। एक और आईसी ढूंढते हैं जो इसके लिए सही हो। तो यहाँ पर भैया इतना सारा मैंने काम कर लिया, अभी भी काम सक्सेस इसमें नहीं हुआ। लास्ट में अभी इसमें दूसरी आईसी में लगाऊंगा, डी के 112। एपीएससी बाइस को हटा के डी के 112 यहाँ पर लगानी है मेरे को। लास्ट ट्राई है, सक्सेस हो गया तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सप्लाई तो बहुत सस्ती आती है, लेकिन इस बंदे ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए जब रिपेयरिंग पे बात आ जाती है ना, तो फिर हारने का जो है सवाल पैदा ही नहीं होता। कोशिश करनी है लास्ट टाइम तक करनी है। बात 10 20 30 40 रुपए के सप्लाई या फिर कोई कार्ड की नहीं है। बात है आपने रिपेयर करने के लिए उसमें कितना टाइम वेस्ट किया, मतलब कितना टाइम उसमें लगाया। क्योंकि रिपेयरिंग हमेशा दिल से होती है। रिपेयरिंग कोई ऐसा टाइम पास वाला काम नहीं होता, क्योंकि जब आप फॉल्ट में फंसते हैं तो 2 3 4 घंटा भी जो है वो लग जाता है ना। वो भी फिर ऐसा लगता है कि हमने जब 2 घंटे लगा दिया तो हम इसमें अभी पूरा दिन भी लगाएंगे, लेकिन रिपेयरिंग करके ही जाना है। आप में से कोई ऐसा है जिसको मेरी तरह रिपेयरिंग का जो है कीड़ा है, तो मुझे कमेंट करके जो बताइए। डी के 112 इसमें लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसी सप्लाई के अंदर डी के 112 भी आती है। क्योंकि ऐसी फटी है ना तो पता नहीं चल पाता इसमें कौन सी लगनी है। सेम सप्लाई से नहीं होता है। तो इसमें ये दोनों को सेपरेट कर लेना, बाकी ये दोनों आपस में कनेक्टेड चल जाएगा। ये चारों आपस में कनेक्टेड चल जाएगा, ये कनेक्टेड है ठीक है आपस में। ये चारों के चारों कनेक्टेड, एक ही प्रिंट है इसका। बस इन दोनों को आप सेपरेट कर लेना, देख लेना गलती से टच ना हो जाए बस, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभी लास्ट ट्राई अपना, जो भी होगा देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जो बताइएगा।
इसे ऑन कर लिया मैंने, चेक करते हैं। उत्तरी अभी भी सक्सेस नहीं हो पाया, वही सेम प्रॉब्लम आने लग गई है। इसका मतलब ये जो आईसी थी वो भी सही थी और दूसरी भी हो सकता है वो भी सही हो, फॉल्ट कहीं और से है। शॉर्ट कर लिया हमने कैपेसिटर को जो चार्ज था। अब प्राइमरी सेक्शन में ही देखते, सेकेंडरी तो हमने चेक कर लिया, प्राइमरी सेक्शन में अभी डिटेल से जब हम चेक करते हैं। इतने ही कंपोनेंट लगे हैं, ये तो डायोड, ये रेक्टिफायर तो खराब होगा नहीं, कैपेसिटर खराब हो नहीं, यहाँ तक वोल्टेज पहुंच रही है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं कुछ ना कुछ, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है अपना। ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है यार, इसकी एक लेग बाहर निकालते हैं। अब हार नहीं माननी क्योंकि लास्ट टाइम पे पहुंच गए। देखिए कैपेसिटर ही यहाँ पर, एक सेकेंड वेट करते हैं, पलटते हैं, शॉर्ट ये दिखा रहा है यार। डायोड, डायोड तो ठीक ही दिखा रहा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कैपेसिटर ही शॉर्ट निकला। जहां पर हमने सोचा कि शायद यही शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि डायोड तो हमने चेक करी थी स्टार्टिंग में ये वाली, तो बाकी ये शॉर्ट होते तो वहां पे भी शॉर्टिंग बन जाती, तो कैपेसिटर हम लगाते इस पर चेक करते हैं। फाइनली इसके अंदर ये कैपेसिटर को मैंने लगा लिया है। साथ में इसमें जो आईसी थी DK 112 जो लगाई थी मैंने दोबारा, जिसमें सेम ही वो दिखा रहा था, उसको हटा के APSC 22 लगा दी, क्योंकि ये जो सप्लाई है ना वो APSC 22 वाली ही है, और DK 112 वाली सप्लाई भी लगभग सेम देखने के लिए मिलती है, तो मैं इसमें वो भी हटा के APSC 22 इसमें दोबारा से लगा दी है, क्योंकि फॉल्ट अपने पकड़ में आ गया था। तो अब मुझे लगता है कि वो भी काम करेगी, वो ऐसी खराब नहीं थी जो हमने इससे पहले लगाई हुई थी ना। तो चलिए अभी ऑन करता हूँ, और एक साउंड जो आना चाहिए ट्रांसफार्मर का किट किट साउंड, वो आने लग गया है। अब ये ऑन हो गई है। अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं अपन, बिल्कुल एक्यूरेट 5 वोल्ट की जब 4.8 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ रहा है 19 वोल्ट 22 की जगह, इधर पे आ रहा है 12 की जगह 13, और इधर पे 3.3 वोल्ट भी चेक कर लेते लगे हाथ, 3.4 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब जो वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी कार्ड लगाते ही, जो भी वोल्टेज हमें जो कम ज़्यादा लग रही थी ना, वो कार्ड लगाते ही फिक्स हो जाती है। अब देखो आप वोल्टेज में अंतर कितना आ जाता है इसमें कार्ड को लगाते ही। अभी ग्राउंड उधर से ले लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड उधर मिल जाएगा अपने को। देखिए 5 की जगह 5.5 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो यूज नहीं होता कार्ड में। और ये देखिए 22 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल ओके है। 12 की जगह अपने को मिल रहा है 15 वोल्ट, क्योंकि इसमें 15 वोल्ट ही आता है 12 की जगह, और ये 3.4 वोल्ट जो कि 3.34 दिखाता है ये। बाकी तो अगर ये कार्ड ओके कंडीशन में होगा तो डिस्प्ले पे भी आउटपुट ये दे देगा। ठीक है, डिस्प्ले पे आउटपुट ये आ गया है, देखो ठीक है। चलिए इस सप्लाई हमने बहुत ही, पहले इसको हटा देता हूँ, बहुत ही दिमाग खराब करने के बाद इसको बनाया है। सिर्फ एक फॉल्ट इसमें आईसी का तो था ही, अब आईसी खराब होने के बाद हमने बहुत सारी सप्लाई रिपेयर करी है, तो इन कैपेसिटर का फॉल्ट मुझे कभी नहीं दिखा, लेकिन आज एक ये कैपेसिटर जो कि फॉल्ट ही निकला ये वाला। ठीक है, इसकी जगह हमने लगा दिया है ये 50 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड का मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी आईसी वही दोबारा लगा दी, APSC 22H जो थी, जो हमने सेकेंड नंबर पे लगाई थी, सेकेंड ट्राई पे वो लगा दी है। बाकी इसमें अदर कोई कंपोनेंट खराब नहीं था, हाँ कैपेसिटर खराब था वो चेंज कर दिया। 3 चीज 1 2 3 बिल्कुल चालू हो गया है। इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ी सप्लाई के लिए। आपका टाइम जरूर वेस्ट हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।
कभी कभी ऐसे फॉल्ट अपने आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब रिपेयरिंग का जो चस्का होता है ना, आदमी टाइम नहीं देखता उस पर, बनाना है तो बनाना है। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।